हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड के जो लेसन नंबर 6 है द सोल्जर, उसी की हम लोग समरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और पूरा जब वीडियो आप देख लोगे तो आपकी एक एक डाउट ये तो श्योर है कि क्लियर हो ही जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पोएम। आज का जो हमारा क्लास, हमारा जो टॉपिक है, हम उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो है आपका द सोल्जर को लेके। द सोल्जर सैनिक, एक कविता जो आपकी पोएम कंपोज की गई है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। रूपर्ट ब्रूक के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, जो अबाउट द ऑथर, जो लेखक के बारे में, अब कवि के बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में होता है और इनकी डेथ जो होती है 1915 में होती है। इनके पिताजी जो रहते हैं वो हाउस मास्टर हम कहते हैं इंचार्ज को। इन जो कहाँ थे तो एट रग्बी स्कूल, और यहीं पे उन्होंने अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट किया था। और रग्बी स्कूल में जब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद जो है ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में, किंग्स यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में जो है ये अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ये आप दो बात याद रखेंगे कि इनके पिताजी जो हैं हाउस मास्टर थे, इंचार्ज थे कौन सी स्कूल में, रग्बी स्कूल में, और यहाँ पे ही उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। इसके बाद की एजुकेशन उन्होंने किंग्स यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में जाते हैं, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में। डब्ल्यू बी ईट्स एक इंग्लिश के एक महान कवि हैं। उन्होंने जो है डब्ल्यू बी ईट्स ने इन्हें नवाजा है। इन्हें किस नाम से नवाजा है? डिस्क्राइब्ड हिम, इनको नवाजा है एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड के सबसे सुंदर, सबसे स्मार्ट युवा के रूप में इन्हें नवाजा है। इन्हें कहा ऐसा कि आपके जितना हैंडसम अभी तक कोई नहीं है। अच्छा देखना, हैंडसमेस्ट ये जो है कौन सी डिग्री लिखी गई है? ये सुपरलेटिव डिग्री लिखी गई है, जो कि अभी के समय में बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के अगर हम लिखते हैं, अगर कोई भी वर्ड जो डबल सिलेबल होता है, इट मीन्स अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो एक वर्ड में होता है हैंड और दूसरे वर्ड में सम, मतलब इसको हम डबल प्रोनाउंसिएशन करना होता है, जिसकी वजह से हम इसे डबल सिलेबल वर्ड कहते हैं। और जितने भी डबल सिलेबल वर्ड होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल हो गए, हैंडसम हो गए, ये कुछ वर्ड्स जिनका भी उच्चारण हमें 2 बार उच्चारण करना पड़ जाए, तो उन सारे वर्ड्स को जो है हमें जब भी उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना हो तो हम मोर और मोस्ट लगा के लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे मोस्ट हैंडसम बोलना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, इनकी जो मृत्यु हो जाती है सेप्टिकेमिया की वजह से होती है। और कब होती है? 23 अप्रैल 1915 को हो जाती है। सेप्टिकेमिया एक वैसी बीमारी है जिसमें आपकी ब्लड पॉइजन जिसे कहते हैं, इसे इन्हें एक इंसेक्ट्स जो रहता है, कीड़ा रहता है जो काट लेता है, जिसकी वजह से इनकी पूरी ब्लड पॉइजनस हो जाती है और इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, ही इज़ नॉन एज अ वार पोएट, इन्हें वार पोएट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा कि मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं, जॉन डन जाने जाते हैं। और जॉन कीट्स एक हैं, आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है जॉन कीट्स। और टू ऑटम के राइटर और टू ऑटम के पोइट जो बनते हैं, उन्हें जॉन कीट्स को किस नाम से कहा जाता है? आप बिल्कुल, मुझे पता है, पक्का ये जान रहे हैं कि आप लोग ये कन्फ्यूजन करने ही वाले हो। वैसे मैं लास्ट में ज़रूर बता दूंगा। अच्छा, चिल्ड्रंस पोइट अभी आपको मैंने जस्ट पिछली वीडियो में पढ़ाया है, वॉल्टर डेलामेरे। नेक्स्ट मैंने आपको पीपल्स पोइट वॉल्ट विटमैन, पीपल्स पोइट जो होते हैं वॉल्ट विटमैन होते हैं। क्या आपको अभी तक याद आ गया कि नहीं आया याद जॉन कीट्स के बारे में? जॉन कीट्स जो हैं रोमांटिक पोइट है, ध्यान रखेंगे, जॉन कीट्स रोमांटिक पोइट रहते हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड्स रिवाइज हो गए होंगे। दिस इज़ अ सोनेट, और ये जो पोयम है आपका द सोल्जर, ये एक सोनेट है। सोनेट कहने का मतलब वैसी पोयम जिसमें 14 लाइन्स होती है, वैसी पोयम जिसमें कितनी लाइन होगी? 14 लाइन। और इस 14 में जो ऊपर के जो 8 लाइन होते हैं, ऊपर के 8 लाइन उसे हम ऑक्टेव कहते हैं। ऊपर की 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं। बचे कितनी लाइन? 6 लाइन। 6 लाइन जो नीचे के बचते हैं उसे हम सेस्टेट कहते हैं, उसे सेस्टेट कहते हैं, जो नीचे की 6 लाइन होती है। वैसे भी 8 लाइन की पोएम को ऑक्टेव और 6 लाइन की पोएम को सेस्टेट, और दोनों मिला देंगे तो हम उसे सोनेट कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये सारी पॉइंट आपको क्लियर है तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ गाइस आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे आने वाले क्लब जो टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग इसके समरी को। द सोल्जर जो है एक, ये जो सैनिक जो है, इज अ सोनेट, यह एक 14 पंक्ति की लिखी गई कविता है। रिटन बाय, जो लिखा गया है, कंपोज्ड किया गया है बाय अ ग्रेट वॉर पोइट, किनके द्वारा कंपोज्ड किया गया? एक वॉर पोइट के द्वारा, एक योद्धा कवि के द्वारा किया गया, जिनका नाम बनता है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक के द्वारा कंपोज्ड किया गया है।
इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोइट शोज, इस कविता में कवि दिखाते, क्या दिखाते हैं, हिस पैट्रियोटिक, ये पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। इस पोयम में कवि दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, देशभक्ति, फीलिंग्स फॉर इस कंट्री इंग्लैंड। इस कविता में जो है कवि जो है अपने देश इंग्लैंड के लिए जो है वह देशभक्ति की भावना को दिखाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में आपको वहाँ पे नहीं मेंशन किया था कि रूपर्ट ब्रूक कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ध्यान रखेंगे रूपर्ट ब्रूक कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, द पोएट इज अ सोल्जर, इसकी कविता के जो कवि हैं, जो रूपर्ट ब्रूक हैं, वो एक खुद सैनिक है। एंड डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स फॉर एन इंग्लिश सोल्जर, और ये अपनी भावना जो है एक अंग्रेज सैनिक जो एक इंग्लैंड से जिनका ताल्लुकात है उसके लिए वह अपनी भावनाओं का यहाँ पे वर्णन करते हैं। हु गोज़ टू ए फॉरेन कंट्री, को जो कहाँ जाते हैं, फॉरेन कंट्री। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, ये जो कविता जो लिखी गई है जहाँ पे मतलब ये रूपर्ट ब्रूक हैं वह बात करते हैं कि जब 1914 में जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी उस समय में क्या था कि जैसे कि सपोज डेट हम इंडिया के हैं तो हमारे सैनिक जो इंडिया में जो भी रहते हैं उन्हें जर्मनी जाके लड़ना हो जाता, जो भी इंग्लैंड के जो सैनिक हैं उन्हें फ्रांस जाके लड़ना हो जाता, उन्हें अमेरिका जाके लड़ना हो जाता। तो कहने का मतलब ये है चाहे जिस भी देश जिस भी प्रांत के सैनिक हो उन्हें दूसरे कंट्री में जाके लड़ना पड़ता था। तो कभी क्या कहते हैं कि जो इनकी जो ये जो भावनाएं जो है यह पूरी तरह से जो मतलब कि ये हिज फीलिंग्स फॉर एन इंग्लिश सोल्जर, ये अपनी भावनाएं उन सोल्जर्स के लिए, उन अंग्रेज सैनिकों भाइयों के लिए व्यक्त करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है दूसरे देशों में जाके लड़ते हैं अपने देशों को बचाने के, अपने देश को बचाने के खातिर, टू फाइट फॉर इस कंट्री इंग्लैंड, जो अपने देश इंग्लैंड को बचाने के लिए दूसरे देश में जाके लड़ रहे हैं। ही सेज डैट, कभी कहते हैं रूपर्ट ब्रूक, इफ़ ही डाइज इन अ फॉरेन लैंड, यदि इनकी लड़ते लड़ते जब ये किसी अदर कंट्री में जाकर अगर ये युद्ध कर रहे हैं और उस युद्ध के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है, फाइटिंग फॉर इस मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि के लिए इनकी मृत्यु हो जाती है, ही विल बी ब्यूरिड इन दैट लैंड, विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इनका ये इनकी जो डेड बॉडी जो होने वाली है इसे उस जहाँ भी दफनाया जाए, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन जहाँ भी दफनाया जाए ये कहते हैं वह ज़मीन जो है वह एक ऐसा ज़मीन होना चाहिए जिसे इंग्लैंड का पार्ट समझा जाना चाहिए, उसे ऐसा मानना चाहिए कि वह इंग्लैंड की एक भूमि है। मतलब कवि की हार्दिक इच्छा रहती है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो डेड बॉडी होगी, जो मेरी जो डेड बॉडी रहेगी उसे इंग्लैंड में ही दफनाया जाए। एक्चुअली कवि जो है यहाँ के रूपर्ट ब्रूक जो है क्रिश्चियन रहते हैं, और क्रिश्चियन में जो है क्रिश्चियन और का डेड बॉडी, जैसे कि हमारे हिंदू में जो क्रिमेशन होता है, दाह संस्कार की जाती है, उसी तरह से जो क्रिश्चियन होते हैं उनकी डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो कवि की इच्छा रहती है कि उनकी डेड बॉडी को वैसी जगह दफनाया जाए जो इंग्लैंड का पार्ट हो। ही एज्यूम्ड, वह मानते हैं, हिमसेल्फ, अपने आप को, एज डेड डस्ट हु वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, ये अपने आप को कवि मानते हैं कि वह जो है इनका जो निर्माण हुआ है इंग्लैंड की ही मिट्टी से हुआ है, इंग्लैंड के ही डस्ट से, इंग्लैंड की ही मिट्टी से इनका निर्माण हुआ। डस्ट का मतलब होता है धूल, धूल से नहीं, मतलब कहते हैं ना हम लोग कि हमारा जो निर्माण, हमारी मातृभूमि, हम इसी मिट्टी से जन्म लिए। तो कवि भी यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जन्म जो है इस मातृभूमि, इस मिट्टी से हुआ है, जिस मिट्टी में मैं चाहता हूँ जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं वापस उसी मिट्टी में मिल जाऊं। हिज कंट्री हैज़ गिवन हिम फ्लावर्स टू लव, इनके देश जो हैं इनको प्यार जताने के लिए, जस्ट लाइक जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अक्सर जो है फूल, फ्लावर, रोज़ वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि मेरा यही देश है जिसने मुझे अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए मुझे फ्लावर दिया है। वेज टू वॉक, मुझे टहलने के लिए जो है मुझे रास्ता दिखाता है। एंड रिवर्स टू टेक बाथ, और जो है मुझे नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जो है मुझे नदियाँ, जो कि मेरा इंग्लैंड ही देता है। एंड द एयर टू ब्रीथ, और यहाँ तक कि मैं जो सांस जो ले रहा हूँ वह सांस, हवा, वो भी मुझे इंग्लैंड देता है। मतलब मैं बना भी हूँ इंग्लैंड की मिट्टी से, मुझे जो है प्यार करने के लिए फूल भी इंग्लैंड ने दिया, मुझे टहलने के लिए रास्ता भी इंग्लैंड ने दिया, और मुझे स्नान करने के लिए नदी का पानी भी इंग्लैंड ने दिया, और सांस लेने के लिए हवा भी जो है मुझे इंग्लैंड ने दिया। तो मैं पूरी तरह से इंग्लैंड का कर्जदार हूँ, इसीलिए मेरी जो डेड बॉडी होने वाली है उसे जो है आप वहाँ पे ब्यूरिड करना, जिससे एक इंग्लैंड का पार्ट समझा जाए। आई होप गाइस ये आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक ज़रूर करें वीडियो को।
ही लव्स द लाइट एंड साउंड ऑफ दैट कंट्री, यह अपने देश की जो है प्रकाश, अपने देश की आवाज़, सभी से वह प्यार करते हैं। वह अपने दोस्तों को याद करते हैं और सभी को ये प्यार करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से ही एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करते हैं हिज सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपनी यह सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करते हैं किसके प्रति, ऑफ हिस कंट्री फॉर एवरीथिंग ही गॉट देयर, अपने देश का ही आभार प्रकट करते हैं उस सारी चीज़ों के लिए जो आज उन्हें वहाँ से मिला है। कहाँ से मिला है? इंग्लैंड से मिला है। उस सारी चीज़ों के लिए जो है ये अपने देश से इंग्लैंड का आभार प्रकट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ, ही डज नॉट गिव एनी प्लेस ऑफ एविल इन हिज माइंड, ये अपने दिमाग में अपने देश के प्रति एविल मतलब बुराइयाँ, किसी भी तरह की बुराइयों को आने नहीं देते हैं। ही नेवर पुल्स हिम अवे फ्रॉम द सर्विस ऑफ इंग्लैंड, ये अपने आप को कहते हैं कि चाहे मेरे मरने की नौबत क्यों ना जाए, लेकिन मैं इंग्लैंड की सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटूँगा। ही वॉन्ट्स एन इंग्लिश हेवन, ये चाहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे एक इंग्लिश हेवन मतलब मुझे जो है ना, अब देखो इंग्लिश का मतलब होता है एक लैंग्वेज। अगर यहीं पे आप इंग्लिश के पीछे अगर द लगा दोगे, आर्टिकल द लगा दोगे, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग अर्थात अंग्रेज़। वैसे मैंने यहाँ पे एन इंग्लिश हेवन लिखा है, ये मेरी टाइपो है, आप इसे सही करेंगे द इंग्लिश हेवन होगा, मतलब अंग्रेज़ों का मतलब जहाँ पे स्वर्ग होगा मुझे वहाँ पे आप रख देना। तो क्या सर ऐसा होता है कि जो फ्रांस के रहने वाले उनके स्वर्ग अलग होंगे, इंडिया के रहने वाले के स्वर्ग अलग होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, बस इनकी भावनाएं अपने देश के प्रति जो व्यक्त करते हैं उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे वैसे जगह पे रखना जहाँ पे मुझे वैसे स्वर्ग में ले जाना जहाँ पे पूरे अंग्रेज़ों का स्वर्ग हो, वेयर देयर इज़ ओनली पीस, जहाँ पे केवल और केवल शांति हो, ये युद्ध वगैरह वहाँ पे कुछ ना हो। इन दिस वे, इस तरीके से he saw his patriotism for his country, इस तरीके से कवि जो है अपने देश के लिए जो है देशभक्ति, देश में अब जो है पैट्रियटिज्म जो है वह व्यक्त करते हैं, विच इज़ फुल ऑफ लव फॉर इंग्लैंड, जो पूरी तरह से इंग्लैंड के प्यार से भरा हुआ है। गाइस, अब मुझे लग रहा है आपको पूरा पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को करना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक को लगा दूंगा, आप वहाँ से जाके जरूर किया करेंगे। ए सोनेट कंसिस्ट डैश लाइन, एक सोनेट में कितनी लाइन होती है? तो ध्यान रखेंगे 14 लाइन होती है। ऑक्टेव में जो होती है 8 लाइन होती है। सेस्टेट में जो होती है वह 6 लाइन होती है। द सोल्जर इज़ ए डैश पोयम, सोल्जर एक कैसी कविता है? तो ध्यान रखेंगे सोल्जर जो है आपकी एक वॉर पोयम है। रूपर्ट ब्रूक इज़ अ डैश, रूपर्ट ब्रूक क्या रहते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक इज़ अ सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक एक जो है एक सोल्जर रहते हैं, एक सैनिक रहते हैं। द इमेजेस एंड प्रेसेस ऑफ, मतलब किसका? रन थ्रू द बोथ स्टेंजा, मतलब ये जो 14 पंक्ति की 2 स्टेंजा में जो लिखी गई जो पोयम है, इस दोनों स्टेंजा में किसका चित्रण किया गया, किसकी प्रशंसा की गई है? तो ये चित्रण किया गया है सोल्जर का। द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, जो कवि जो हैं, लेखक जो हैं, इसके जो लेखक जो हैं रूपर्ट ब्रूक, वो नहीं डरते। किस चीज़ से नहीं डरते हैं? तो मृत्यु से वो नहीं डरते, डेथ से नहीं डरते हैं। ये 6, 7, 8 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ये तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन बनेंगे। हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द पोयम, कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड किस पोयम से ली गई है? इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन कौन से पोयम से ली गई है, या ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है? या इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना, ये लाइन कहाँ से ली गई है? अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, इसका मतलब मेरे जो मस्तिष्क के अंदर जो है धमनियाँ जो है वह हमेशा मेरे देश के प्रति जो है हमेशा चलती रहती है, धड़कती रहती है। और इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और मुझे जो मरने के बाद मुझे वैसे जगह दफना देना जो एक अंग्रेज़ों का एक स्वर्ग हो, मुझे वहाँ पे ले जाना। ये सारी लाइन द सोल्जर की ली गई है और इसको कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक ने। रूपर्ट ब्रूक इज़ एन डैश पोएट, रूपर्ट ब्रूक एक कैसे कवि हैं? तो देखो यहाँ पे एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ तो वॉर नहीं होगा, यहाँ पे होगा एन इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड के हैं। डैश इज़ इनविटेबल, कौन ऐसी चीज़ है जो कभी भी ऐसी नहीं है कि वह हमेशा रहेगी, मतलब ऐसी नहीं है कि वह नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? होगी मतलब कहने का मतलब वो होना ही है। तो ऐसी जो चीज़ है वो है डेथ, मृत्यु जो है वो कभी न कभी होगी ही। द राइटर ऑफ दिस पोएम इसका लेखक इस पोएम के लेखक क्या हैं? तो इस पोएम के लेखक जो हैं एक सोल्जर रहते हैं। द सोल्जर इज़ ए डैश पोएम, सोल्जर कैसा एक पोएम है? तो सोल्जर इज़ ए सोनेट बोल सकते हो या सोल्जर इज़ ए वॉर पोएम, दोनों में सब कुछ भी बोल सकते हो। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।